हेलो दोस्तों, मैं रंजीत चौधरी से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे, जहां हम लोग बातें करते हैं फिजिक्स और केवल फिजिक्स की। हाँ, कभी कभी मूड शायराना हुआ तो शायरी भी होगी। चलिए, आज हम लोग बातें करने वाले हैं। बातें क्यों करेंगे, समझेंगे उसको। एंड अवर टुडेज टॉपिक इज कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल. That is our main topic. That is our main topic, Carnot engine or Carnot cycle. Okay, but before starting the Carnot engine, we have to know what is heat engine. कार्नोट इंजन को समझने से पहले आपको यह समझ लेना चाहिए कि यह हीट इंजन क्या है, यह उष्मा इंजन क्या है, यह हीट इंजन क्या है, यह हीट इंजन क्या होता है। इंजन और इंजन, ओके। हिंदी में हीट इंजन को बोलेंगे उष्मा इंजन, उष्मा इंजन। ठीक है, हो सकता है बड़ी ही हो, लेकिन छोटा ही से चलो हम काम, बड़ा हो ही तो होगा क्या, हीट इंजन। एक्चुअली मुझे सच्ची में याद नहीं है कि बड़ा ही है कि छोटा ही है। जो भी हो, यहाँ मात्रा का नंबर तो नहीं कटेगा। हीट इंजन क्या है? ये हीट इंजन, ये जो वर्ड इंजन है, सामने में हीट लग गया है, यानी यहाँ पर हीट से रिलेटेड कुछ तो खिचड़ी पक रही होगी। जी हाँ, एक ऐसी खिचड़ी की बात करो जिसमें उष्मा का जिक्र हो, क्योंकि उसमें उष्मा तो है ही है, हीट तो है ही है। क्या होता है हीट इंजन? हीट इंजन इज अ डिवाइस, बिल्कुल ये एक उपकरण ही है। हीट इंजन इज अ डिवाइस विच continuously converts heat energy into mechanical work, MECHANIC, मैकेनिकल वर्क। जी हाँ, यही तो है हीट इंजन। हीट इंजन इज अ डिवाइस which continuously converts heat energy into mechanical work. ओके, तो ये जो उष्मा इंजन है एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसी युक्ति है जो निरंतर उष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक कार्य में परिवर्तन करती है। सही है? ये क्या करेगा? हीट इंजन का काम क्या है? हीट इंजन का काम यह है कि वो उष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक कार्य में निरंतर परिवर्तन करेगी। ओके, तो दैट्स आई थिंक इट इज क्लियर कि हीट इंजन क्या है। हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कंटिन्यूसली कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। इतना तो पढ़ा है सर हमने भी। और अब जरा हम लोग देखें इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं, ये कैसे काम करता है। एक यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ मैं, एक उसको अब इसकी एक रूपरेखा कैसे काम करता है। तो मेन पार्ट्स की बात कर लेते हैं। किसी भी हीट इंजन में मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला वहां पे एक हीट सोर्स होगा। सोर्स, जिसको आप अगर हिंदी में देखो तो आप स्रोत बोल सकते हो, जिसका कि टेम्परेचर कितना होगा, T1। ओके, और वहां पे एक सिंक होना चाहिए, तो सिंक ही बोलेंगे, टेम्परेचर T2। और यहाँ पे एक वर्किंग सब्सटेंस भी होना चाहिए, वर्किंग सब्सटेंस। और ये वर्किंग सब्सटेंस को अगर हिंदी में बोलोगे तो ये हो जाएगा कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ। सोर्स, सिंक एंड वर्किंग सब्सटेंस। चलिए देखते हैं ये कैसे, एक स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं हीट इंजन का। ये रहा एक सोर्स, लेकिन ये सोर्स है क्या? मैंने बोला ये टेम्परेचर T1 पे है। सोर्स जो है हीट का एक ऐसा रिजर्वायर जिसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है। मीन्स आप इस एक समझ लो कि एक तालाब है, बहुत जस्ट फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा सा तालाब, जिससे आप कितना भी पानी निकाल लो उसमें पानी की कोई कमी नहीं होगी। तो एक ऐसा बहुत बड़ा सा सोर्स, एक ऐसा बहुत बड़ा सा तालाब, उष्मा का तालाब, हीट का एक ऐसा बड़ा सा लेक, LAK लेक, जहाँ से आप कितना भी हीट निकाल लीजिए
उसके टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इन द टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे बना रहेगा। सो सोर्स क्या है? सोर्स इज अ थर्मल रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। वहाँ से आप कितना भी हीट एक्सट्रैक्ट कर लो, बाहर निकाल लीजिए, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो दैट इज थर्मल रिजर्वायर। थर्मल रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर T1, जिसकी की हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है। और ये रहा, यहाँ से मान लो कि हम लोग नहीं, दैट इज वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस का काम यही है। तो पहले सिंक को समझ लेते हैं, देन वी विल डिस्कस द वर्किंग सब्सटेंस। T2 भी एक थर्मल रिजर्वायर ही है एट लोअर टेम्परेचर, लो टेम्परेचर का रिजर्वायर है। और इसकी खास बात यह है कि आप इसको कितना भी उष्मा दे दो, कितना भी हीट इसको सप्लाई कर दो, इसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। क्या दोनों में क्या अंतर है? ये भी थर्मल रिजर्वायर है, ये भी एक थर्मल रिजर्वायर है। यहाँ से आप कितना भी हीट एक्सट्रैक्ट कर लो, देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 बना रहेगा। इसको आप कितना भी टेम्परेचर हीट दे दो, इसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, कोई वृद्धि नहीं होगी। तो दिस इज सोर्स एंड दिस इज सिंक। एंड वर्किंग सब्सटेंस का काम क्या? वर्किंग सब्सटेंस जो है यानी कार्यकारी पदार्थ, यहाँ से उष्मा को अवशोषित करता है, सोर्स से उष्मा को अवशोषित करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड उसके कुछ पार्ट को वर्क में कन्वर्ट करेगा एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी रिजेक्टेड टू द सिंक। कार्यकारी पदार्थ यहाँ से उष्मा का कुछ अवशोषण करता है, और अवशोषण करने के बाद उसके कुछ भाग को कार्य में परिवर्तित करेगा और बचा हुआ जो उष्मा है वो सिंक को दे देगा। तो W इज इक्वल टू, यहाँ देखोगे तो Q1 माइनस Q2, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। Q1 पार्ट का कुछ पार्ट कन्वर्ट हो गया किसमें? वर्क में, बाकी बचा हुआ भाग चले गया सिंक को। यह हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, तो दैट्स फाइन। तो दिस इज हीट इंजन। सिंपल सा एक रिवीजन बोलना चाहिए इसको, आपने पढ़ रखा है इसको 11th में। हीट इंजन एक डिवाइस होता है जो कंटिन्यूसली हीट इंजन को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा, और ये है मेन पार्ट, सोर्स, सिंक एंड वर्किंग सब्सटेंस। T1 T2, T1 सोर्स का टेम्परेचर है, T2 सिंक का टेम्परेचर है। और ये सोर्स और सिंक क्या है? सोर्स भी एक बहुत बड़ा सा मीन्स आप साइड में मत जाओ, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का थर्मल रिजर्वायर है, जहां से आप कितना भी हीट ले लो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। ये भी एक थर्मल रिजर्वायर ही है, कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर पे होगा, लोअर टेम्परेचर पे होगा, कम तापमान पे होगा। आप इसको कितना भी उष्मा दे दो, इसके टेम्परेचर में कोई वृद्धि नहीं होगी। और ये वर्किंग सब्सटेंस है, इसका काम क्या है? और द वर्किंग सब्सटेंस गोज अंडर अ साइकिल, एक साइक्लिक प्रोसेस में जाएगा, यहाँ से उष्मा को अवशोषित करेगा, उसके कुछ भाग को कार्य में परिवर्तित करेगा और बाकी बचे हुए उष्मा को सिंक को दे देगा, रिजेक्टेड टू द सिंक। ठीक है, इट्स फाइन। तो दिस इज अ schematic डायग्राम ऑफ हीट इंजन। नाउ द इंपॉर्टेंट टर्म इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एनी हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, efficiency, EFFICIENCY, efficiency of heat engine. Okay, efficiency of heat engine. It is denoted by, that is eta, बड़ा सा n, एक छोटा सा n जिसकी एक पूंछ बड़ी सी है, eta. What is eta? Eta represents here the efficiency, दक्षता की बात कर रहे हैं हम लोग। कैसे डिफाइन होता है? चलो पहले समझ लेते हैं कि आप एग्जाम देते हो, देयर विल बी टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। उस 100 मार्क्स में आपने कितना ऑब्टेन किया है, दैट इज 70, दैट विल बी योर 70%। हो सकता है कि यार वहाँ पे एग्ज़ाम 500 का हुआ हो और आपने 500 में चलो आप 450 अंक अर्जित किए हों, तो क्या हो जाएगा आपका परसेंट? देन द परसेंट विल बी 50-50 कैंसर,
10×5 = 50, 9×5 = 50, दैट विल बी 90%। मीन्स अगर टेस्ट 100 नंबर का होता है, टेस्ट या फिर एग्जाम 100 नंबर का होता है, तो आपने कितना प्राप्त किया? 90%। दैट इज योर एफिशिएंसी। आप 100 में से 90% पा सकते हो। नहीं पा सकते हो, आपने पाया है, हम मुझे शक नहीं आपके ऊपर। तो ये परसेंट यही रिप्रेजेंट करता है कि आप 100 में से कितना, मीन्स आपको 100 नंबर दिया गया था, आपने उसमें से कितना अचीव किया है। ये एफिशिएंसी भी ऐसा ही कुछ है। दक्षता की बात करें तो ये भी ऐसा ही कुछ है। हम देखो हीट इंजन को कितना ऊष्मा दे रहे हैं, हम हीट इंजन को Q1 ऊष्मा देते हैं, Q1 ऊष्मा दे रहे हैं। उस Q1 में से W भाग जो है वो कार्य में परिवर्तित हो जाता है, Q1 में से W भाग ही कार्य में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि दिए गए ऊष्मा जो भी ऊष्मा उसको दिया गया है, उसका कितना भाग को कार्य में परिवर्तित कर पा रहा है, ये उसकी दक्षता हो जाएगी। तो कैसे डिफाइन होता है ये डिफाइन होता है यूजफुल वर्क डन, यूजफुल वर्क डन लिख सकते हो आप, वर्क सिंपली, एंड हीट सप्लाइड। और यहाँ हम लोग एक साइकिल की बात कर रहे हैं, बस एक साइकिल में कितना हो रहा है, तो कितना। तो हीट इंजन अगर आपको डिफाइन करना है, जो कि जरूरत तो नहीं पड़ेगी इस लेवल पे, जिस लेवल पे भी आप हो, BSc सेकेंड ईयर में हो, एफिशिएंसी हीट इंजन की क्या होती है? इट इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ द यूजफुल वर्क डन बाय द हीट सप्लाई टू द हीट इंजन। कितना उसको ऊष्मा दिया गया है और उसमें से कितना को वो कार्य में परिवर्तित कर पाया है। द हीट सप्लाई टू द हीट इंजन एंड हाउ एक्सटेंट द हीट इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क, यही तो ये दिखाएगा। अभी देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, और थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझेंगे। तो यूजफुल वर्क, लेट W इज द वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल एंड हीट सप्लाइड इज Q1, एंड वी नो दैट W इज इक्वल टू Q1 minus Q2 and divided by heat supplied is Q1. So the efficiency will be 1 minus Q2 upon Q1. तो ये किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी आप इस फॉर्मूले से देते हो, ईटा इज इक्वल टू 1 minus Q2 upon Q1। ईटा इज इक्वल टू 1 minus Q2 upon Q1। यहाँ देख लो, अब मान लो कि हम लोग बोल रहे हैं वी से द एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन इज चलो 60%। ओके, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि अगर उसको आपने 100 हीट सप्लाई किया है, मैं अब 100 जूल भी बोल सकते हैं आप, चलो आपने उसको 100 जूल दिया है, तो उसमें से केवल 60 जूल जो है आपको यूजफुल वर्क मिलेगा, बाकी 40 जूल चले जाएगा किसको? वो रिजेक्ट कर देगा सिंक को। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, क्यों कितने दिए गए ऊष्मा के कितने भाग को कार्य में परिवर्तित कर पाता है, कितना यूजफुल वर्क आपको मिलेगा। सो ईटा इज इक्वल टू यूजफुल वर्क अपॉन हीट सप्लाइड W अपॉन Q1, और ये दिस इज द फॉर्मूला, ईटा इज इक्वल टू 1 minus Q2 अपॉन Q1। किसी भी हीट इंजन के लिए हम लोग ऐसे ही फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला है। क्लियर? ओके, नाउ कार्नोट्स इंजन की बात करते हैं अब। दिस इज द मेन टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। यही हमारा मुख्य टॉपिक है, अध्ययन का विषय आज, जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। पहली बात तो ये, कार्नोट्स इंजन कोई प्रैक्टिकल इंजन नहीं है, इट इज थ्योरेटिकल इंजन। इट इज अ थ्योरेटिकल इंजन, ये एक थ्योरेटिकल इंजन है, थ्योरेटिकल इंजन, और यू कैन से आइडियल इंजन है ये एक, इमेजिनरी भी बोल सकते हो। ओके, जिसको कि प्रैक्टिकली बना पाना संभव नहीं है, व्यवहारिक रूप में इसको बना पाना असंभव के समान है। तो क्या ऐसा इंजन की कल्पना किसने की थी? इन 1824 सैडी कार्नोट ने बोला, भाई एक ऐसा इंजन होगा जिसमें किसी भी टाइप का एनर्जी लॉस नहीं होगा, किसी भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं होगा, जिससे कि उसमें ऊर्जा का लॉस नहीं होगा। ओके, और इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी चाहिए। हम लोग एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, जब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो वाई वी आर कंसिडरिंग और वी आर इमेजिंग एन आइडियल इंजन, एक ऐसे इंजन की कल्पना ही क्यों करें? देखिए,
हम लोग चलो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। टीचर क्या करता है? टीचर एक क्लास में एक बहुत ही आदर्श बच्चे की तलाश में रहता है मान लो जो हर एग्जाम में 100 में 100 पाए, फुल मार्क्स, कोई गलती ना करे, कोई बदमाशी ना करे, हल्ला गुल्ला ना करे हल्ला गुल्ला ना करे, ओके। तो क्या ऐसा बच्चा मिलता है क्या? नहीं, नहीं मिलता। लेकिन टीचर तलाश में रहता है और मान लेता है कि नहीं यार ये बच्चा आदर्श बच्चा है, हालांकि वो नहीं होता है, तो मान लेता है कि चलो ये आदर्श बच्चा है जो बहुत ही, अब वो उस आदर्श बच्चे क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं। टीचर भी वही करता है। टीचर क्या है, हर बच्चे को कंपेयर करेगा, इसको देखो एक आदर्श बच्चा ऐसा होता है। आदर्श बच्चा कोई होता है क्या? आदर्श स्टूडेंट कोई होता है क्या? आदर्श तो बिल्कुल कोई नहीं होता। लेकिन हम लोग कंपेयर करते हैं कि यार ना इस बच्चे को देखो, इस बच्चे में ये गुण होने चाहिए, एक ऐसा बच्चा होना चाहिए जो सभी गुणों में संपन्न हो, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करता हो, बदमाशी ना करता हो, ऐसा वैसा एक हम लोग कंपेयर के लिए। जी हाँ, ये भी इसका काम भी वही है। ये काम आता है ओनली कंपैरिजन की, कि चलो हमारे पास जो भी प्रैक्टिकल इंजन्स हैं, हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंपेयर आवर प्रैक्टिकल इंजन टू दिस थ्योरेटिकल इंजन। कंपेयर करके पता करेंगे यार कि इसमें क्या कमी रह गई है, इसमें क्या होना चाहिए था जो नहीं है, क्या होना चाहिए था जो नहीं है। तो ये कंपैरिजन का ही काम आएगा। तो कार्नोट इंजन एक थ्योरेटिकल इंजन है जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। यहाँ पे किसी भी टाइप का हीट का लॉस नहीं होगा बाय फ्रिक्शन और बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से वहाँ पे ऊर्जा का हानि नहीं होगा। और ये यूज इसका क्या है, इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर अवर इंजन्स। जो भी हम लोग इंजन बनाएंगे तो कंपेयर करेंगे, जो भी हमारे पास प्रैक्टिकल इंजन होगा वी विल कंपेयर कि इस इंजन में क्या क्या कमी रह गई है, क्या क्या होना चाहिए था, क्या क्या नहीं है। तो ये उसी के काम आता है। इट इज़ क्लियर? आई थिंक इट इज़ क्लियर। आपको बस इतना याद रखना कि यार थ्योरेटिकल इंजन है, आइडियल इंजन है, प्रैक्टिकली बना पाना संभव नहीं है। वी विल सी, अभी हम लोग देखेंगे कि ये कार्नोट इंजन कैसे काम करेगा, क्या क्या इसके मेन पार्ट्स हैं, कौन से साइकिल पे काम करेगा, अगर जो भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी आप कार्नोट इंजन के बारे में इतना समझ लीजिए, 1824 सैडी कार्नोट्स गिव एन आइडियल, अ कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल इंजन, अ कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरेटिकल इंजन, एन आइडियल इंजन, जो कि काम आएगा कंपैरिजन के। जो भी हमारे पास प्रैक्टिकल इंजन होंगे उसके कंपैरिजन के काम में आने वाला है। प्रैक्टिकली बना पाना संभव नहीं है, व्यवहारिक रूप में इसको बना पाना संभव नहीं है। ओके, तो अब देखिए कार्नोट इंजन वर्क्स ऑन कार्नोट साइकिल। कार्नोट इंजन जिस साइकिल पे काम करता है दैट इज कार्नोट साइकिल। तो चलिए हम देखते हैं कि कार्नोट साइकिल कैसे तो वी विल डिस्कस कार्नोट साइकिल। हम लोग कार्नोट साइकिल की बात करेंगे और साथ ही हम लोग देखेंगे उसकी इफिशिएंसी कितनी है। दिस इज अवर मेन मोटो टू, आज हमारा मेन लक्ष्य होगा कार्नोट साइकिल को स्टडी करना और उसके दक्षता यानी इफिशिएंसी के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना। क्लियर है ये? फिर हम लोग कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट भी यहाँ से पढ़ लेंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं पीवी डायग्राम। अच्छा, कार्नोट साइकिल पढ़ने वाले हम लोग। कार्नोट साइकिल ये वही साइकिल है जिसपे कि आपका थ्योरेटिकल इंजन या फिर आइडियल इंजन जो कि कार्नोट इंजन है वो बेस्ड है। कार्नोट साइकिल का हम लोग पीवी डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें तो एक्सिस ले लीजिए आप, दिस इज एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज पी। यहाँ पे आपको पी ले लेना है, यहाँ पे आपको वी ले लेना है। दिस इज वॉल्यूम, पी फॉर प्रेशर एंड वी फॉर वॉल्यूम, या ये तो आपको पता है। तो मेन पार्ट्स पे भी नजर डाल लें कि कार्नोट इंजन के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं। मेन पार्ट्स अगर देख लें, मेन पार्ट्स ऑफ कार्नोट इंजन के मेन पार्ट कौन कौन से हैं जी? तो देखो किसी भी हीट इंजन में मेन जो भाग हैं, मुख्य जो भाग हैं क्या क्या है, उसमें एक हीट सोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे एक हीट सोर्स होगा, बिल्कुल सही, एट टेम्परेचर T1 उसमें एक सोर्स होना चाहिए। नंबर 2 इज यहाँ पे हीट सिंक होना चाहिए एक, जिसका टेम्परेचर T2 होगा, बिल्कुल सिंक होना चाहिए। और यहाँ पे एक वर्किंग सब्सटेंस बिल्कुल होगा, वर्किंग सब्सटेंस भी होगा, कार्यकारी पदार्थ भी होगा। और याद रखिए
कार्नोट इंजन में, ये जो कार्नोट इंजन है, यहाँ पे कार्यकारी पदार्थ या फिर बोले वर्किंग सब्सटेंस क्या है, हम यूज करते हैं यहाँ पे आइडियल गैस को यूज करते हैं। मीन्स हमने माना है कि इसका फ्लूइड, इसका जो ईंधन है क्या है, आइडियल गैस है, जो खुद अपने आप में कल्पना है, क्योंकि आइडियल कुछ नहीं होता, आइडियल कुछ नहीं होता। नंबर 4, यहाँ पे आपको पिस्टन सिलेंडर का एक अरेंजमेंट मिलेगा, पिस्टन एंड सिलेंडर, पिस्टन एंड सिलेंडर तो देखेंगे पिस्टन और सिलेंडर में क्या क्या खास बातें हैं। एंड नंबर 5 हम लोग बात कर लेते हैं एक इंसुलेटिंग पैड की, इंसुलेटिंग पैड, एक रुद्धोष्म प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, प्लेटफॉर्म इंसुलेटिंग पैड वही है, प्लेट भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ कार्नोट इंजन। हीट सोर्स होना चाहिए, सिंक होना चाहिए, वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस होता है, पिस्टन और सिलेंडर की अरेंजमेंट देख लेंगे और इंसुलेटिंग पैड देख लेंगे। तो चलिए हम लोग उसके साइकिल को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे विथ द प्रोसेसेस विच ऑकर्स इन द कार्नोट इंजन। तो प्रोसेस करवाते जाएंगे और उसका ग्राफ प्लॉट करते जाएंगे, देखते हैं कौन कौन सा प्रक्रम होता है यहाँ पर कार्नोट इंजन में, कौन कौन सा प्रक्रम होगा। तो पहले ये जो मेन भाग हैं उसका एक छोटा सा मैं आपको नज़ारा पेश कर दूँ कि मैंने बोला यहाँ पे होगा एक पिस्टन एंड सिलेंडर। तो याद रखिए ये जो पिस्टन सिलेंडर की वॉल है, एक्चुअली में सिलेंडर का जो वॉल है, सिलेंडर का वॉल इंसुलेटिंग होगा, कंप्लीट इंसुलेटिंग, बिल्कुल भी उष्मा का इधर से इधर आदान प्रदान नहीं होगा। लेकिन इसका जो बेस होता है दैट इज कंडक्टिंग, ये एकदम रुद्धोष्म दीवारें हैं जो आप सिलेंडर यूज़ किए हो, दैट इज रुद्धोष्म, बिल्कुल भी उष्मा यहाँ से इधर उधर नहीं जाएगी। अच्छा यहाँ पे मैं एक पिस्टन भी बना दूँ, दिस इज पिस्टन दैट इज मूवेबल इनसाइड द सिलेंडर। ये पिस्टन इस सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे खिसक सकता है बिना किसी घर्षण के, विदाउट एनी फ्रिक्शन। वहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, हमने माना वहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ये फ्रिक्शन लेस है। ओके सपोज इट इज सिलेंडर एंड दिस इज पिस्टन, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर। पिस्टन और सिलेंडर के बीच में किसी भी प्रकार का वहाँ पर घर्षण नहीं होगा। और क्या बोला है, दिस इज इंसुलेटिंग, ये इंसुलेटिंग वॉल है एंड दिस इज कंडक्टिंग बेस है, कंडक्टिंग बेस, ठीक है। जो आधार है वो चालक है, उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, हीट का एक्सचेंज यहाँ से हो सकता है, और इसके अंदर ही है हमारा आइडियल गैस, आइडियल गैस इसके अंदर ये दिस इज पिस्टन, दिस इज सिलेंडर, ये सब नहीं लिखूंगा मैं। और यहाँ पे रहा हमारा सोर्स means heat source at temperature T1, that is source, and this is the insulating plate or pad or insulating platform, means ये जो मैंने बना रहा हूँ यहाँ पर that is insulating plate, जो दोस्त प्लेट है ये लिखे insulating plate लिख देते हैं, insulating plate, ओके फाइन सही है। और ये रहा आपका सिंक एट लोअर टेम्परेचर। तो थोड़ा डिजाइन में क्यों चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, T2 दिस इज सिंक, चाहो तो कलाकारी कर सकते हो लेकिन इतना फुर्सत नहीं है मेरे पास। इंसुलेटिंग कंडक्टिंग बेस है, T1 सोर्स, दिस इज सिंक एंड यू नो T1 इज ग्रेटर देन T2। चलिए एंड दिस इज द आइडियल गैस, दैट इज द फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड इन द कार्नोट इंजन। चलो मान लेते हैं कि अभी आपका जो गैस का जो स्टेट होगा, जो फ्लूइड है उसका स्टेट यहाँ पे कहीं है, द प्रेशर इज, थोड़ा सा कलाकारी करेंगे, प्लस माइनस नहीं है यहाँ पे, मीन्स कलर का थोड़ा हेरा फेरी किया जाएगा ताकि आपको अच्छा लगे देखने में। तो मैं अभी यहाँ पे कहाँ पे हूँ, लेट द स्टेट ऑफ द गैस इज हियर, द प्रेशर इज P1, and the volume is V1, pressure is P1 and volume is V1, that is fine, यहाँ पे है। Now we will move this piston cylinder arrangement to the source, ला के इसको इसके ऊपर रख देना है। और ये हमारा एजम्पशन है, हमने ये माना है कि पिस्टन सिलेंडर को कहीं भी खिसकाने पे किसी भी टाइप का यहाँ पे वर्क डन आपको नहीं करना पड़ेगा, दैट इज आवर एजम्पशन
इन दिस कर्नट साइकिल, यहाँ पे जो कर्नट इंजन है यहाँ पे हमने मान रखा है कि इस पिस्टन सिलेंडर को इधर उधर खिसकाने में आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ सकते हो अब यह असंभव इसलिए भी हो जाता है कि यार खिसकाओगे तो काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हमने माना कि चलो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कोई तरीका है जिससे खिसकाने पे इधर उधर ले जाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो इधर उधर कहीं भी सैर पे तो ले नहीं जाएंगे, तो घुमाना फिराना तो है नहीं, वॉक पे तो नहीं ले जाना है। चलिए इसको ला के यहाँ रख दिया है ऑन द सोर्स T1। ओके, तो सोर्स जब T1 पे रखोगे, जब इसको ला के आप यहाँ सोर्स पे रखते हो तो क्या होगा, द हीट विल बी सप्लाइड टू द दैट आइडियल गैस, द फ्लूइड इन दिस सिलेंडर। यहाँ से उष्मा निकल के उसमें जाएगा, और जब उष्मा जाएगा तो देयर विल बी एक्सपेंशन। उष्मा जब इसमें से इसमें प्रवेश करेगा तो वहाँ पे एक उष्मीय प्रसार होगा, अंदर की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो गैसेस हैं वो फैलने लगेंगे, गैस का प्रसार होगा, और प्रसार होगा तो वी नो कि प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम में वृद्धि होगी। मैं बना दिया ये एक दिस इज ओके। हो सकता है एकदम एक्यूरेट ना बने क्योंकि मैं कलाकार उतना अच्छा नहीं हूँ, बट द टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। याद रखना है कि टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। चलो इसको मैं बाद में लिख दूंगा क्योंकि वहीं पे कचरा नहीं करने कोई मतलब नहीं है, मैं कहीं जुगाड़ जमाता हूँ लिखने का। क्या बोला है मैंने अभी, एक बार फिर सुन लीजिए आप। इस पिस्टन सिलेंडर को उठा के यहाँ रखना है, इसके सोर्स के ऊपर हीट इसके अंदर प्रवेश करेगा जिससे इसका प्रसार होगा, प्रसार होने से वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन दाब घटेगा। तो मैं यहाँ रख लिया है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो मान लो गैस का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रम है वो 1 से 2, ये जो 1 से 2 है ये कैसा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ हियर 1 से 2 मैंने बोला ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि प्रसार तो हुआ है लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर प्रसार हुआ है, और यहीं पे उष्मा का अवशोषण भी तो हुआ है। दिस इज Q1, दिस इज Q1, द Q1 इज हीट सप्लाइड इनटू द सिस्टम, दिस इज आवर सिस्टम, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या करना है जी आपको, चलो यहाँ से चेंज होके 2 तक आ गया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, इस पूरे लाइन पे टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। टेम्परेचर पूरा नियत रहा है, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के रख देंगे इंसुलेटिंग प्लेट पे। उठा के ये जो यहाँ था इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया है इंसुलेटिंग प्लेट पे। जैसे कि देखिए ये तो ऑलरेडी पहले ही इंसुलेटिंग था, अब इसका बेस भी इंसुलेटिंग हो जाएगा। इट मीन्स वहाँ पर अब इस निकाय के अंदर, इस सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार का देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसके अंदर से ना तो उष्मा बाहर जाएगी ना उसके अंदर उष्मा प्रवेश करेगी। यानी हम लोग बात कर रहे हैं द्रुतोष्ण प्रक्रम की, हम लोग बात कर रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया जड़त्व के कारण अचानक से ये ऊपर जाता हुआ पिस्टन नहीं रुक जाएगा। जड़त्व क्या है, ब्रेक मारते हो तो गाड़ी को रुकने में भी टाइम लगता है ना। तो इनर्शिया के कारण, ये जड़त्व के कारण ये प्लेट वहीं नहीं रुक जाएगा कि उठा के यहाँ रख दिया तो तुरंत रुक जाएगा, उठा के यहाँ रख दिया तो तुरंत रुक जाएगा, नहीं। ड्यू टू इनर्शिया ये जो पिस्टन है थोड़ा ऊपर खिसकेगा, और खिसकेगा मीन्स प्रसार तो होगा, थोड़ा सा बहुत ही अल्प में होगा लेकिन हुआ है। तो मैंने इस प्रसार को ऐसे बना दिया, 2 से 3 आ गया मेरा गैस का स्टेट। जो आइडियल गैस है उसका स्टेट चेंज हो गया 2 से 3 तक। और हो सकता है ज़्यादा चेंज दिख रहा हो लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। इनर्शिया की वजह से ऊपर गया है, इनर्शियल एक्सपेंशन हुआ है बोलना चाहिए। इनर्शियल एक्सपेंशन नहीं, इसको बोलेंगे हम लोग एडियाबेटिकली एक्सपेंड हुआ है गैस। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है लेकिन क्या इस प्रोसेस में किसी भी प्रकार से हीट का एक्सचेंज है क्या हीट इसके अंदर गया या हीट बाहर आया है क्या? नहीं, देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज। तो यहाँ पे कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं है। तो 2 से 3 में ये एक्सपेंड हुआ है एडियाबेटिकली, एडियाबेटिक एक्सपेंशन की हो गई ये कहानी। दिस इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ओके, फाइन, क्लियर।
तो लेकिन जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो आपको पता है ना, यहाँ पे आपको वर्क डन मिलेगा, ठीक है, वर्क डन तो मिलेगा, लेकिन एक चीज़ और याद रखना है आपको कि यहाँ पे टेम्परेचर विल बी डिक्रीज। एडियाबेटिक है और एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको पता था ना, काम होगा तो काम कैसे होगा, बाय द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। वो मीन्स ये निकाय जो है, ये सिस्टम अपने इंटरनल एनर्जी को खो के इंटरनल एनर्जी को बर्बाद करके वहाँ पे काम करेगा, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीज, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा मीन्स उसका टेम्परेचर फॉल होगा। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक पूरा टेम्परेचर T1 है, होल टेम्परेचर T1, गिर के टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया, डेट इज T2 टेम्परेचर। आई थिंक आपको पूरा अंडरस्टूड है। ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस था, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक गिर गया है। दिस इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, 2 से 3 एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो यहाँ पे हीट का एक्सीडेंट तो नहीं है लेकिन टेम्परेचर फॉल हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ गए, यहाँ पे नाउ वी विल शिफ्ट दिस सिलेंडर एंड पिस्टन अरेंजमेंट टू द सिंक। हमने इसको उठा के कहाँ रख दिया, सिंक पे रख दिया है। एंड वी नो कि दिस इज एट लोअर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर पे है, लो टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर है, तो अब उष्मा ये उसको नहीं देगा, उसमें से उष्मा जो है रिजेक्ट होगा इसको, यहाँ से उष्मा निकल के इसमें जाएगी, यहाँ से हीट निकल के इसमें जाएगा, और जब यहाँ से इसमें उष्मा जाएगा तो डेट विल बी, इसके अंदर का उष्मा जो इसमें जा रहा है, इसका उष्मा कम हो रहा है, मीन्स ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा यानी दाब में वृद्धि होगी, सब पिस्टन नीचे आएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें पता है, आपने क्लास 11 में पढ़ी हैं, इसलिए मैं एकदम डिटेल में बच्चों जैसे नहीं समझा सकता, आपको समझा सकता हूँ लेकिन उतना टाइम नहीं दे सकते, लेकिन कुछ लोग बोर हो जाएंगे, सर ये सब क्या फालतू बता रहे हो, तो ये हमको तो पता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें पता है। तो जब ये कंप्रेस होगा, जब ये संपीड़न होगा इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो हम लोग आ गए, दिस इज द ओके 3 से 4 आ गए हम लोग, मीन्स ये कंप्रेस हुआ होगा और यहाँ का प्रेशर हो गया होगा P4, वॉल्यूम हो गया होगा V4। करस्पॉन्डिंगली आप देख लीजिए यहाँ पे दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, स्टेट है ये स्टेट, तो यहाँ का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, प्रेशर P3 है, वॉल्यूम V3 है, यहाँ का प्रेशर P4 होगा, वॉल्यूम V4 होगा, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम लोग, क्या यहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो 3 से लेकर 4 तक टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसको बोलेंगे 3 से 4 जो प्रोसेस है, दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो यहाँ से हीट जो है बाहर निकल गया है, रिजेक्ट हुआ है टू द सिंक, ओके। अब फिर से इसको उठाना है और यहाँ पे इंसुलेटिंग प्लेट पे रखना है, जिससे फिर इसका बेस क्या हो जाएगा, द बेस विल बी इंसुलेटेड, तो पूरा ये जो आपका सिस्टम है इंसुलेट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो नीचे आ रहा था तो इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा हटाने के बाद भी थोड़ा सा नीचे आएगा, अचानक से नहीं रुक जाएगा, जिससे कि थोड़ा सा और ये हो जाएगा कंप्रेस, और ये 4 से 1 वापस, तो 4 से 1 जो प्रोसेस है ये है एडियाबेटिक कंप्रेशन, दिस इज एडियाबेटिक कंप्रेशन, दिस इज एडियाबेटिक कंप्रेशन, ओके। एंड वापस हम लोग आ गए, आपका सिस्टम जो है वापस अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा और ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, दिस विल बी 1 साइकिल। तो देखिए कार्नोट साइकिल में क्या क्या है, कार्नोट साइकिल में देयर आर 4 प्रोसेसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये समतापीय प्रसार है, ये रुद्धोष्म प्रसार है, ये समतापीय संपीड़न है, ये रुद्धोष्म संपीड़न है। और यहाँ पे हीट का सप्लाई या हीट का रिजेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे उष्मा का अवशोषण होता है समतापी प्रसार में, समतापी प्रसार में। देखो इसलिए भी ये इम्पॉसिबल है थोड़ा सा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन पे आप हीट दे रहे हो और आप मीन्स हीट सप्लाई करना है सिस्टम को और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए हीट सप्लाई करना है और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप पता है ना आइसोथर्मल प्रोसेस दैट इज बहुत स्लो प्रोसेस होता है ये,
बहुत ही स्लो प्रोसेस होना चाहिए, स्लो, एकदम स्लोली परफॉर्म करेंगे इसको, तब ऐसा संभव हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि हम लोग ऊष्मा दें भी और टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट ना हो। तो ये भी इसलिए भी ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है आइसोथर्मल। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि चलो हमने आइसोथर्मली उसको हीट सप्लाई किया है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो गया। ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्लियर है आपका। यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन है और यहाँ पे हीट का रिजेक्शन होगा। देखिए हीट का रिजेक्शन, हीट बाहर जाना चाहिए, उष्मा का यहाँ पे उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन नहीं, उष्मा मीन्स त्यागी जाएगी सिंक को, उष्मा दे देगा सिंक को, फिर भी तापमान जो है वो नियत बना रहना चाहिए। कितनी नाइंसाफी है, तुम जाओ भी और हम रोएं भी ना, ये क्या बात हुई। किसी के जाने से तो रोना आता ही है। तो यार जब उष्मा निकलेगा तो कितना स्लोली करवाओगे, कितना धीरे धीरे। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हम लोग देखेंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ऐसा एक प्रोसेस जिसको बहुत ही इनफाइनाइटेसिमली एकदम स्लो करवाना है, और हर स्टेट जो है थर्मोडायनामिकली या फिर बोलना चाहिए कि मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। वी विल सी, बहुत सारी चीज़ें हम लोग अभी और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं अभी Q1 Q2 हो गया और वापस ये 4 to 1 आपको वापस आ जाना है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज कर्नट साइकिल, देयर आर 4 प्रोसेसेस एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव इक्वेशन, और सॉरी अब फार्मूला बोल सकते हो आप, फॉर इफिशिएंसी के लिए हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो क्या कलरफुल कर दिया जाए क्या, तो ये हो गया आपका भगवा रंग फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एंड फॉर दिस इज ग्रीन फॉर, आई होप कि आपको ग्रीन नहीं दिख रहा होगा वीडियो रिकॉर्डिंग में, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। हाँ ठीक है, एक एक्सपेंशन एक कंप्रेशन है, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलिए, वी नो डैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इफिशिएंसी, पहले लिख दूं मैं, इफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है 1 - Q2 अपॉन Q1। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और वी कैन यूज इफिशिएंसी इज इक्वल टू W अपॉन Q1, यूजफुल वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। सो हीट सप्लाइड तो क्लियर है, Q1 इज द हीट सप्लाइड, आपने Q1 उसको हीट दिया है। एंड देख लेते हैं कितना नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल, नेट वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल, नेट वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल। सो नो लो सफर शुरू हो गया मेरा, हम सफर, शुरू कर दीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसेस 1 से 2 के लिए, प्रोसेस 1 to 2 जो कि है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं? अगर देखे हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके आप देख लो। हमने पहले ही अलग अलग प्रोसेसेस के लिए, हमने मीन्स मैंने अलग अलग प्रोसेसेस के लिए पहले ही वर्क डन एक सेपरेट लेक्चर में डिराइव कर लिया था। आइसोथर्मल के लिए वर्क डन, एडियाबैटिक के लिए वर्क डन, एंड वहाँ पर आइसोकोरिक भी था, आइसोबेरिक भी था। तो यहाँ पे हम लोग बस उसको यूज करने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव अगेन द वर्क डन इन द डिफरेंट प्रोसेसेस, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हम लोग एफिशिएंसी निकालना है, तो हम लोग उस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर समझ में ना आए तो आप जाके उस वीडियो लेक्चर को देखिए, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऐसा लोग बोलते हैं तो मैं भी यही बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है और आपको पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेसेस होते हैं वहाँ पे वर्क डन जो है वो हीट सप्लाइड के इक्वली होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन है वो हीट सप्लाइड के इक्वली होगा। मीन्स जितना हीट सप्लाई किया है पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करो तो भी आपको समझ में आ जाता है, डेल क्यू इक्वल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। मीन्स जितना भी हीट दिया है वो सबका सब कार्य में परिवर्तित हो गया है, पूरा का पूरा उष्मा इसमें कार्य में परिवर्तित हो जाता है। W1 इज इक्वल टू Q1। व्हाट विल बी द वर्क डन और व्हाट विल बी द हीट सप्लाइड इन दिस केस। तो फॉर्मूला क्या होता है आइसोथर्मल के लिए? अगर वर्क डन देखा जाए, समतापी प्रक्रम के लिए अगर हम लोग कार्य का फॉर्मूला देखें तो दैट इज R टेम्परेचर एंड log E द वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, V2 अपॉन V1, सेकेंड वॉल्यूम डिवाइडेड बाई फर्स्ट वॉल्यूम, एंड दिस इज द टेम्परेचर T1, RT1 log E V2 अपॉन V1
इतना हीट सप्लाई किया है और यही वर्क डन हो जाएगा। दिस इज द वर्क डन। W1 इक्वल टू Q1 इक्वल टू RT1 log E V2 अपन V1, ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर रखा है, ठीक है। अब उसको देख लीजिए एक बार। तो ये होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए वर्क डन, एक्सपेंशन के लिए वर्क डन। दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, दिस इज नॉट वर्क डन ऑन द सिस्टम। एक्सपेंड हुआ मीन्स सिस्टम ने काम किया है, निकाय ने काम किया है, और जो काम निकाय करता है दैट इज पॉजिटिव, उसको आप प्लस लेते हो। 9 अब हम लोग बात करते हैं 2 से 3 की। 2 to 3, 2 से 3 कौन सा प्रोसेस है? दैट इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में तो कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। सो से इट इज W2, यहाँ पे वर्क डन जो है W2 हुआ है। W2 वर्क डन बाई द सिस्टम, बाई द सिस्टम निकाय ने काम किया है। तो क्या मिलेगा आपको? फॉर्मूला होता है R T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। गामा इज एडियाबेटिक इंडेक्स, गामा है, दिस इज नॉट Y, दिस इज गामा। R T1 माइनस T2 गामा माइनस 1। आपका गैस जो है, जो भी आइडियल गैस है, आदर्श गैस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सपेंड हुआ है, प्रसार हुआ है एट एडियाबेटिकली। रुद्धोष्म प्रक्रम है, और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए कार्य का फॉर्मूला ये होता है R T1 माइनस T2 अपन गामा माइनस 1। और ये भी निकाय ने ही काम किया है। दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट प्लस, पॉजिटिव लेंगे। ये दोनों क्लियर है। 9 प्रोसेस 3 से 4, प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस सॉरी प्रोसेस क्यों लिखना, प्रोसेस 3 to 4 दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल compression, isothermal compression, and this is say the work done, the W is W3, and the heat supplied is heat rejected to the sink is Q2, heat reject हुआ है isothermally, so W3 is equal to Q2। isothermal के लिए वर्क डन और हीट जो है इक्वल होता है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसके लिए? कंप्रेस हुआ है, कंप्रेस हुआ है मीन्स पहली बात तो ये दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये निकाय पर काम किया गया है, तो ये नेगेटिव होगा। बाकी फॉर्मूला तो आप एज इट इज लगा ही लो, RT log सेकेंड वॉल्यूम अपॉन फर्स्ट वॉल्यूम। व्हाट इज द सेकेंड वॉल्यूम? अब यहाँ से यहाँ गए हो तो दिस विल बी द सेकेंड वॉल्यूम। कहाँ से गए हो? यहाँ से गए हो, और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, ये पूरा का पूरा यहाँ से टेम्परेचर T2 है। आई थिंक इट इज फाइन, इट इज क्लियर, ओके इट इज क्लियर। माइनस RT2, वाई इट इज माइनस? ये माइनस क्यों है, ऋण क्यों लगा है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। देखो कंप्रेस हो रहा है, दबा रहे हो आप, दबा रहे मीन्स वो आप नहीं दबा रहे हो, वहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है दब रहा है, मीन्स कंप्रेस हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, निकाय पर काम है, तो माइनस लेते हैं उसको। और बाकी जो फॉर्मूला है समतापी प्रक्रम के लिए वो तो हम लोग लगाएंगे ही, RT2 log V4 अपॉन V3। RT2 log माइनस है, अब हम लोग चाहें तो इस माइनस को यहाँ ले जाके अल्टी पल्टी कर सकते हैं। देन RT2 log दिस विल बी V3 अपॉन V4। कुछ इक्वेशन नंबर भी दे सकते हैं आप 1 2 3 4 करके। और एक और बच गया है तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। कौन सा बच गया है जी? नंबर नेक्स्ट 4 to 1, प्रोसेस 4 to 1, दिस इज एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, 4 to 1 एडियाबेटिक कंप्रेशन। एंड फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस से यहाँ पे जो वर्क है W4 वर्क, ये आपको मिलेगा नहीं, दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम अगेन, दैट्स व्हाई इट विल बी नेगेटिव। एंड वी नो द फॉर्मूला, द गैस कांस्टेंट R T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 है, मीन्स यहाँ से आप यहाँ गए हो तो दिस इज T1 दिस इज T2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अब ये अलग बात है कि आप इसको नेगेटिव का इंटू कर दीजिए तो यू विल गेट W4 माइनस 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 प्लस मीन्स इंटू हो गया ना यार, ये T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1।
तो ये रहा आपका जो भी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वहाँ का वर्क डन जो मिलेगा और जो करना पड़ेगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द नेट वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल। नेट वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं कल नेट साइकिल तो मिटा दिया उसको। नेट वर्क डन कितना है? नेट वर्क डन, नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? नेट वर्क डन दैट इज W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ये तो हम लोग को मिला है, मीन्स दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस वर्क डन ऑन दिस सिस्टम। क्लियर? वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज। और अगर हीट के फॉर्म में रखना तो रख सकते हैं हम लोग। व्हाट इज W1? दिस इज Q1, W2 तो यहाँ से हम लोग रखेंगे थोड़ा बाद में। दिस इज Q2, W2 इज Q2, W2 इज Q2 माइनस W4। सो बाय द फॉर्मूला ये क्या, ये क्लियर है क्या? फॉर्मूला देखिए जरा स्पष्ट करके। W2 को देखिए और W4 को गौर से देखिए। सुनो गौर से, दुनिया वालों बुरी न जानना हम पे ना। क्या ये W2 और क्या ये W4 इक्वल है क्या? इक्वल है। W2 एंड W4 बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर है, दोनों समान है। तो क्या हम लोग तो काट नहीं सकते क्या? इसका भी कट गया देखो बिकॉज W2 इज इक्वल टू W4। इसलिए दुख नहीं होना चाहिए, सबका कट जाता है जिंदगी में ना, सबका कभी ना कभी कट जाता है। हिम्मत बांधे रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आप नए मंजिलों की तलाश में, नए तलाश में। तो यहाँ पर W2 W4 बोथ आर इक्वल, माइनस कट गया, कैंसिल हो गया। तो व्हाट विल बी द नेट वन? नेट वर्क डन विल बी Q1 माइनस Q2। नेट वर्क डन इज Q1 माइनस Q2। क्लियर है ये? नेट वर्क डन इज Q1 माइनस Q2। सो Q1 तो मिटा दिया मैं, Q2 है मेरे पास। नेट वर्क डन विल बी Q1 माइनस Q2 तो मैं यहाँ लिख ही दूँ यार, काम आने वाला है। W इज इक्वल टू फॉर्मूला था RT1 log E V2 अपॉन V1 and here minus Q2 is this is Q2 RT2 log E V3 upon V4. That's fine. So this is the net work done in a complete cycle, in one complete cycle. This is the net work done in one complete cycle. Okay, so now we are going to apply the formula of efficiency. I think नहीं काम आने वाला भी, डायग्राम का कहानी खत्म नहीं हुआ, संभाल के रखिए उसको। We know that the efficiency of any heat engine is given by net work done divided by heat supplied. This is the heat supplied. What is W? W ये इतना बड़ा सा, तो क्या W को इसी में काम चला लूँ क्या मैं? हाँ, इसी में काम चला देता हूँ, जिससे मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। So let we are going to apply this is W divided by Q1. And what is Q1? Q1 is nothing. This is Q1. This is Q1. RT1 log E V2 over V1. This is work done. And now this is efficiency. Q1 minus Q2 upon Q1. Okay. तो चाहो तो आप कैंसिल हो गया, R बच क्या गया। और अगर इसको ऐसे डिवाइड कर लोगे तो ये कट गया, मीन्स मैं बता रहा हूँ मेरे पास बच जाएगा। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे गणित मुझे अभी और लगाने हैं, बहुत सारे गणित। तो ये हो जाएगा T2 log E V3 अपॉन V4 डिवाइडेड बाई T1 log E V2 अपॉन V1। दैट्स फाइन, दैट इज क्लियर। दिस इज द अभी तक का जो इफिशिएंसी का फॉर्मूला आया है ये इतना आया है, बट हम लोग को कुछ और ही फॉर्म में चाहिए। हम लोग इस इफिशिएंसी को टेम्परेचर के फॉर्म में निकालेंगे यार, टेम्परेचर के फॉर्म में डिराइव करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, दो प्रोसेस लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दो। कौन कौन सा है देख लीजिए, अच्छे से मिटाने दो इसको, मेरे को थोड़ा अच्छे से मिटाने दो। चलो, दिस इज ओके। प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस, दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हम लोग बात करेंगे एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करते हैं, या एडियाबैटिक कर्व ले लो। ये एडियाबैटिक कर्व 2 से 3 की बात करेंगे। पहली बात तो एक यहाँ करेंगे,
और एक हम लोग यहाँ बात करेंगे एडियाबेटिक कर्व। दोनों को पैरेलल ले लेता हूँ, दोनों को पैरेलल ले लिया है। एडियाबेटिक कर्व कौन सा, 1 से 4 के लिए, 1 से 4 यार सॉरी ये 4 से 1 गया है, हालांकि फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। 4 से 1 एडियाबेटिक कर्व dou से 3 and 4 to 1. We know the equation of state for the adiabatic process is PV gamma is equal to constant. I know you know, मुझे पता है आपको पता है। PV gamma is equal to K. This is the equation of state for adiabatic process. That's fine, that's clear. But we will convert this relation in the form of temperature एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर और वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको मिलता है टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये वही इक्वेशन है लेकिन टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में है, तो यहाँ भी वही मिलेगा टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू के। तो क्या किया है मैंने इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक उसको कन्वर्ट कर लिया है, उसको एक्सप्रेस किया है किसके फॉर्म में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में। टी वी गामा माइनस 1 इक्वल टू के। और इसका क्या मतलब होता है कि जो भी आपका ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये जो एडियाबेटिक कर्व है, उनके हर एक पॉइंट पे इसका और इसका प्रोडक्ट दैट विल बी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम। तो हम लोग किसी भी 2 स्टेट पे अप्लाई कर देते हैं। 1 इज फॉर जैसे 2 से 3 के लिए देखो वहाँ पे, तो टेम्परेचर इज नॉट T2, टेम्परेचर इज T1। ये गलती हो जाती है एग्जाम में, यहाँ का टेम्परेचर T2 लिख देते हैं, टेम्परेचर T2 नहीं है। टेम्परेचर ये पूरा यहाँ से यहाँ टेम्परेचर T1 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ का टेम्परेचर T2 है। तो T1 बट वॉल्यूम इज V2, बट द वॉल्यूम इज V2। गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V3 गामा माइनस 1। ओके, सो वी आर कैलकुलेटिंग हियर T2 T1। आप T2 T1 निकाल लो, T2 T1 निकाल लो। ये गया इधर या इधर, इट मीन्स V2 V3 का पावर हो जाएगा गामा माइनस 1। दिस इज फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, दिस इज फाइन। T2 T1 इज इक्वल टू V2 V3 गामा माइनस 1। नाउ नेक्स्ट हियर, अब थोड़ा जोश में आते हैं, बहुत हो गया स्लो मोशन। यहाँ भी वही लगा देते हैं लेकिन 4 और 1 के लिए। तो T1 टेम्परेचर T1, वॉल्यूम इज V1, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T4 V4, बट अगेन आई एम मेकिंग द सेम मिस्टेक, मैं समान गलती कर रहा हूँ। अरे यार यहाँ का टेम्परेचर 4 थोड़ी है, पूरा का पूरा यहाँ का टेम्परेचर कितना है, T2 ही है, V4 गामा माइनस 1। तो अगेन वी विल कैलकुलेट T2 T1, निकाल लीजिए T2 T1, ये गया यहाँ पर, इधर आ जाएगा। सो V1 V4 द होल पावर गामा माइनस 1। एंड ये भी T2 T1 है, ये भी T2 T1 है। इट मीन्स दिस विल बी सेम, दिस बोथ विल बी सेम, दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो और कुछ करना है क्या? दोनों इक्वेट कर लो, दोनों को इक्वेट कर दो आप। सो V2 V3 इज इक्वल टू V1 V4, V1 V4 एंड द होल पावर। ठीक है, पावर था तो पावर तो कैंसिल हो जाएगा, डोंट वरी। सो V2 V3 V1 V4, अपने को चाहिए V3 V4, इसको इधर तिर्यक गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। सो ये हो जाएगा V2 V1 इज इक्वल टू V3 V4। दैट्स गुड, दैट्स फाइन। तो क्या दिखा आपको कि ये जो वैल्यू है, this value is equal to this value, so this will be cancelled by this one, then what will be the final answer? Eta is equal to 1 minus T2 T1. Eta is equal to 1 minus T2 T1. So this is the efficiency of Carnot's engine. Carnot's engine की efficiency यही होगी, Eta is equal to 1 minus T2 T1. Eta is equal to 1 minus T2 T1। क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई समस्या है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना कोई दिक्कत, कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे है ठीक नहीं हालात,
मुझसे कहो डिजिट एफिशिएंसी। ठीक है, नाउ बाई दिस एक्सप्रेशन वी कैन कंक्लूड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ बातें हम लोग, मुख्य बिंदु यहाँ से हम लोग को जानने को मिलेगा। नंबर 1 इज द एफिशिएंसी ऑफ द कर्नेट इंजन ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूले में कोई और फैक्टर है नहीं, केवल टेम्परेचर है। सो द एफिशिएंसी, इसको जी पूरा लिखूंगा नहीं मैं, आप समझ जाओगे। द एफिशिएंसी ऑफ द कर्नेट इंजन ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और इसका मतलब ये है कि अगर दो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये रहा टेम्परेचर, एक टेम्परेचर T1, ये रहा टेम्परेचर T2, तो इसके बीच में जितने भी इंजन होंगे द एफिशिएंसी विल बी रिमेन सेम। इफ द टेम्परेचर इज सेम, T1 T2, द अपर एंड द लोअर टेम्परेचर इज सेम, हायर एंड लोअर टेम्परेचर इज सेम, इन दैट केस द एफिशिएंसी विल बी सेम, क्योंकि केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ओके, एंड नंबर 2 इज क्या ये एफिशिएंसी ईटा अगर 1 होगा, ईटा 1 मीन्स एफिशिएंसी हम 100% की बात कर रहे हैं। 100% होने के लिए ये वाला टर्म को 0 होना पड़ेगा, और इसको 0 होने के लिए T2 को 0 होना पड़ेगा, T2 को 0 होना पड़ेगा। और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये केल्विन में है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है आपको, तो केल्विन में बात करनी है, और एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर तो पॉसिबल ही नहीं है। एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। तो ये जब T2 0 नहीं हो सकता तो ये टर्म 0 नहीं होगा, और जब ये टर्म 0 नहीं होगा तो ये 1 नहीं होगा, मीन्स एफिशिएंसी 100% इम्पॉसिबल है। 100% एफिशिएंसी भी नहीं हो सकती है। इज दैट क्लियर? क्या ये क्लियर है आपको? हम लोग, आपने बहुत ही बात सुना होगा एफिशिएंसी 100% हो ही नहीं सकती। हाँ जी, देखो आपने इसको बोला है कि ये आइडियल इंजन है, ये थ्योरेटिकल इंजन है, आइडियल इंजन है, एफिशिएंसी मैक्सिमम है, और इस मैक्सिमम की एफिशिएंसी भी 100% नहीं है। इस मैक्सिमम की एफिशिएंसी भी 100% नहीं है। देख लो आप कितना मतलब कमाल है। तो एफिशिएंसी कभी भी 100% हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एफिशिएंसी तो 100% होना है तो इस वाले टर्म को 0 होना पड़ेगा। इस वाले टर्म को 0 होने के लिए T2 सिंक के टेम्परेचर को 0 होना पड़ेगा, और ये 0 केल्विन टेम्परेचर इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो मुख्य बिंदु है। मुख्य आकर्षण का केंद्र यही है कि एफिशिएंसी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ओनली ऑन टेम्परेचर, यानी कि दो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में जितना भी इंजन होगा दैट विल बी एफिशिएंसी विल बी सेम। एंड किसी का भी एफिशिएंसी कितना भी आइडियल क्यों ना हो, एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकता है। एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकता है। ओके, सो ये था हीट इंजन का कॉन्सेप्ट। पहले हीट इंजन, फिर कर्नेट इंजन, कर्नेट साइकिल की एफिशिएंसी, एंड उसके जो मेन पॉइंट्स हैं। सो आई थिंक कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्त, अगर आपको समझ में आया है तो थोड़ा सा लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, मुझे फेमस कर दो यार। ओके, वैसे ना करना या करना ये आपकी मर्जी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस कार्नोट थ्योरम and the second law of thermodynamics. That will be our next topic, Carnot's theorem and the second law of thermodynamics. तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।